आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला दौरा। इस मौके पर वो क्या कुछ खास कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी, हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, दाहोद में बहुत सामर्थ्य है। आज का कार्यक्रम तो इसकी एक झलक पर है। मुझे आप सभी परिश्रमी साथियों पर पूरा भरोसा है, देशवासियों पर पूरा भरोसा है। आप इन नई सुविधाओं का भरपूर सदुपयोग करें और दाहोद को देश के सबसे विकसित जिलों में से एक बनाएं। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में खड़े होकर के तिरंगा फहराइए। सबके सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा बंद नहीं होना चाहिए। देश અને દુનિયાને બતાવીએ કે દાહોદવાસીઓ, ગુજરાતવાસીઓ આપણી સેનાની સાથે છે, આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની સાથે છે। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की। आवो जोरदार तिरंगो फहरावीए અને દેશ અને દુનિયાને બતાવીએ કે આપણે ઓપરેશન સિંદૂરને સમર્થન આપીએ છીએ। મા ભારતીના આ સાચા સેવક આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સમર્થન આપીએ છીએ। ત્રિરંગો ફહેરાવતા રહીશું। ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આપની આ મુલાકાત માટે, વિકાસ પ્રકલ્પોની ભેટ માટે। भारत माता की। जोरથી બોલીએ, मां भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारत माता की। समर्थ भारत, विकसित भारतનું પ્રતીક છે આ ત્રિરંગો। સતત લહેરાવતા રહીશું। પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સંકલ્પોને સમર્થન આપનાર આ સંદેશ છે ત્રિરંગો। સતત फहरावता रहीशू। आपना हाथमां भारत देश सुरक्षित है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार गुजरात दौरे पर हैं और उनकी ओर से तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इसी के साथ साथ 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। यानी गुजरात वासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं और इसको लेकर गुजरात वासियों में भारी उत्साह है, जिसकी बानगी आपने उनके शो में देखिए किस तरीके से भारी जन सैलाब उनके संबोधन के लिए, सुनने के लिए वहां पर उमड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर से लेकर गुजरात वासियों के लिए तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। और इसी के साथ साथ जो 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उद्घाटन किया है, उसको लेकर भी गुजरात वासियों में भारी उत्साह है। क्योंकि इसके जरिए गुजरात की विकास की यात्रा जो है, विकास की जो गति है, और ज्यादा तेज आने वाले समय के लिए होती हुई नजर आएगी और गुजरात विकसित गुजरात बनता हुआ नजर आएगा। गुजरात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव जो है हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। यहीं से वो निकल कर आए हैं और जिस तरीके से उनका जुड़ाव रहा है, यहाँ पर उनका पहुंचना ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से इस दौरान कही गई। प्रधानमंत्री ने गुजरात वासियों को संबोधित किया और भारी जन सैलाब उनको सुनने के लिए पहुंचा। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही वो भी हमने आपको बताई हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम वो बातें जो कि गुजरात वासियों के विकास से जुड़ी हुई हैं, उत्थान से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम पहलुओं को कवर करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने महाराष्ट्र दौरे के अंतर्गत रात को नागपुर पहुंचे, जहां वे आज और कल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
गृहमंत्री शाह के नागपुर पहुंचने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि वहीं गृह मंत्री अमित शाह नागपुर में आयोजित स्वस्ति निवास के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए, जहां मंच से उन्होंने संबोधित भी किया। एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कोई भी पेशेंट आएगा, एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। तो एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहां आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। ये आयोजन से आज इस कैंसर इंस्टीट्यूट को परिपूर्ण करने का काम संचालकों ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं जब आया हूं तब एक बात जरूर करना चाहता हूं कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। आबाजी का, जिन्होंने देखा होगा आबाजी को, हूबहू चित्र किसी कलाकार ने पेंसिल से बनाकर बहुत सुंदर यहां पर लगाया है। सबसे पहले तो मैं कलाकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में आबाजी के साथ 3 दिन प्रवास किया है। 45 साल तक परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। और मैंने आबाजी के साथ 3 दिन रहा हूं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, मगर चेहरे पर, व्यवहार में और व्यक्तित्व में कहीं अहंकार की बूंद भी न मिले, इस प्रकार का सालस व्यक्तित्व आबाजी थत्ते का था। और आबाजी के नाम से उनके सेवा संस्थान द्वारा ये कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो निश्चित रूप से आबाजी और कई सारे समर्पित लोगों का आशीर्वाद इस इंस्टीट्यूशन को जरूर मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से ओरल कैंसर मिलने वाला एक देश है। सर्वाइकल कैंसर की वजह से भारत में हर 8 मिनट में एक मौत होती है। कुछ साल पहले कैंसर एक अलभ्य इलाज माना जाता था, मगर ये 15 साल के अंदर देश भर में कई अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट बने और इसके माध्यम से कैंसर के इलाज को सुलभ कराने का काम किया गया। और ये इंस्टीट्यूट का स्थान जो तय किया है, मुझे बहुत बहुत बधाई देने का मन होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र चारों के सबसे गरीब क्षेत्र के बीच में ये सेवा का प्रकल्प यहां पर प्रस्तापित हुआ है। आज मैं टूर कर भी अंदर आया, जो भी पेशेंट मैंने देखे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के दिखाई पड़े। इसका मतलब है अपने घर के नजदीक, अपने केवल 1 आध दिन का ट्रैवलिंग कर इतनी कठिन बीमारी का लंबा इलाज यहां पर करा सकते हैं। बार बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने के लिए जब आना पड़ता है, तब
ऐसे क्षेत्र में ये कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है कि जिसको मैक्सिमम फायदा, सबसे ज्यादा फायदा इस समाज के गरीब वर्ग को होगा। 28 फरवरी 2015 से इसका निर्माण का शिलान्यास हुआ। 23 में पूज्य मोहन जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और आज ये स्वस्ति निवास बनाकर इसको परिपूर्ण करने का काम हो रहा है। मैं इसलिए सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, विगत 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। 1009 एक्टिव केस पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के 104 एक्टिव केस पाए गए हैं और इसी के साथ बीते एक हफ्ते में कोरोना के 99 केस सामने आए हैं। केरल की बात करें तो कोरोना के 403 मरीज यहां पर एक्टिव हैं। 403 केस यहां पर एक्टिव पाए गए हैं, जिसके चलते अब एक डर का माहौल भी लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के मामलों में जिस तरीके से उछाल देखने को मिला है, ग्राफ जो ऊपर जा रहा है कोरोना के मामले का, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी संशय है, डर है इसको लेकर कि क्या एक दूसरी वैक्सीन लगवानी होगी। तमाम तरीके के सवाल लोगों के मन में इस समय उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई, उसमें यही कहा गया है कि फिलहाल जो वैक्सीन लोगों ने लगवाई हुई है वही इसमें काफ़ी होगी। अपना ख्याल रखें और कोई भी अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो खुद को क्वारंटीन करें। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग संग बैठक भी की है, जिसमें बैठक में तमाम पहलुओं पर तैयारियों को लेकर जो है मंथन किया गया है। प्रदेश में 3 मरीजों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं कि तमाम अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध हो, ताकि कोई भी मरीज अगर वहां पर पहुंचता है सिम्टम्स के साथ तो जल्द से जल्द उसकी जांच कर पुष्टि हो सके कि उसे कोरोना है या नहीं। फिलहाल 3 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, यानी कोरोना ने अब उत्तराखंड में भी दस्तक दे चुका है और इसके जरिए एक डर का माहौल भी लोगों में बना हुआ है, जहां पर लोगों के अंदर ये डर है कि कोरोना के केस अगर बढ़ते हैं तो किस तरीके से हालातों को काबू लाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुलाकात की है। शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में वो शामिल होंगे। इसी के साथ उनकी ओर से कुछ तमाम महत्वपूर्ण बातें भी कही गई हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए गौरव की बात है और देश की सेना ये पराक्रम जो उन्होंने दिखाया है पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है, जो कि हरिद्वार में इस समय पहुंचे हुए हैं। अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव पर अपनी राय देते हुए कहा कि इससे देश प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। रामनाथ कोविंद ने एक देश एक कानून को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया है। विश्व प्रसिद्ध और सदियों से जिसका महत्व ऋषि मुनियों और हमारी सनातन परंपरा का एक प्रतीक है। यहाँ तो आना एक सौभाग्य की बात है और बहुत, जब भी किसी का सौभाग्य प्रबल होता है, जागता है, तो उसको हरिद्वार आना, ऋषिकेश आना और यहाँ पर संत महात्माओं उनके दर्शन करना, उनका प्रवचन सुनना और उनका आशीर्वाद लेना। आज मैं यहाँ आया हूँ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम में। जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था और एक मन में इच्छा थी कि जब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो मैं महाराज जी के आश्रम में आऊँगा।
आज मैं आया हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता। आगे बढ़िए। कोटद्वार भाबर के लोगों के लिए सोमवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया है। मालन पुल का निर्माण पूरा होने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पुल का लोकार्पण किया है, जिससे करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से निजात मिल गया है। पुल के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां आना था, लेकिन अब अपरिहार्य कारणों से वे यहां नहीं पहुंच सके हैं, जिसके चलते रितु खंडूड़ी ने इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन की ये तस्वीरें जहां पर लाल फीता रितु खंडूड़ी ने काटा और इसके जरिए लोगों को एक बड़ी सौगात भी दी है। बड़े समय से लोग इसको लेकर परेशान थे, लेकिन इस पुल के निर्माण से लोगों को बड़ी राहत यहां पर मिली है। 2 साल से इसका कार्य जो है चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये कार्य जो है पूरा हो गया, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी का यहां आगमन होना था, लेकिन अपरिहार्य कार्य होने के चलते रितु खंडूड़ी ने यहां पर इसका उद्घाटन किया है। तो वहीं कोटद्वार से मालन नदी पर पुनर्निर्मित मालन सेतु का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहां पुल के समीप पहुंचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कह दीजिए, एक बार आप भी कह दीजिए। और अनेकों बार उन्होंने मुझे मालन नदी के पुल के बारे में बताया। आज मैं सच में मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि सिद्धबली बाबा की कृपा से आज ये काम जो बहुत आवश्यक काम था वो काम आज पूरा हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से आज हमारा प्रदेश नित नए आयाम प्राप्त कर रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं कोटद्वार में 691 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास का निर्माण कार्य कराने के साथ ही कोटद्वार नजीबाबाद 2 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही सिद्धबली कोटद्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त कोटद्वार बस स्टैंड, टर्मिनल, आयुष अस्पताल, नए खबरों में आगे बढ़ी। हल्द्वानी में प्रशासन ने सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराए, जहां 16 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। बता दें कि इस मामले में संबंधित व्यक्तियों को पहले ही नोटिस दिया गया था। ये मामला चौसला गांव का है, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। चौसला गांव में पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई कि कई व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया गया है। चौसला गांव की 8 बीघा जमीन है, इसमें पूर्व में तहसीलदार के द्वारा नोटिस दिए गए हैं, जिसमें कि 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। पूर्व में भी इनको मौखिक रूप से अनुरोध किया गया था और समय अंतर्गत अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन अब तक इनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके खिलाफ बलपूर्वक अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर से नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगा दी है। जेसीबी मशीनें और डंपर भी 5 महीने से सीज हैं। बागेश्वर के खनन कारोबारियों को वाहनों की अब चिंता
हो रही है, जहां पर बागेश्वर के खनन कारोबारियों की चिंता का विषय बन गया है। बागेश्वर के खनन कारोबारियों के लिए चिंता का विषय है। जेसीबी और अन्य वाहनों पर यहां पर रोक लगा दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर यह रोक लगाई। जेसीबी मशीनें और डंपर भी 5 महीने से सीज हैं और इसको लेकर अब खनन कारोबारियों में चिंता है। जेसीबी मशीनें और डंपर भी 5 महीने से सीज किए गए हैं और सीज वाहनों को लेकर अब चिंता सताने लगी है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अवैध खनन की साइट की तस्वीरें हैं, जहां पर वाहनों सहित इस पूरी साइट को जो है सीज करने का काम किया गया था। फिलहाल जो सीज वाहन यहां पर मौजूद है उसको लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है और ये कहा जा रहा है कि खनन कारोबारियों के लिए ये वाहन अब चिंता का विषय बन गए हैं कि खड़े खड़े ये वाहन खराब ना हो जाएं। ये चिंता अब वाहन कारोबारियों को सताने लगी है। जिसके अनुपालन में लोकल प्रशासन ने या जिला प्रशासन ने माइनों के साथ साथ जो है हमारी जो मशीनें और माइन में जो अन्य उपकरण जो लगे हुए थे उनको भी सीज कर दिया गया है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था कि इनकी मशीनों को सीज किया जाए और या इनकी चाबियों को जमा कर लिया जाए। और इस वर्तमान स्थिति में जो मौसम गवाह दे रहा है, भारी बारिश हो रही है और माइनों में यहाँ जल भराव हो रहा, भूस्खलन की पूरी संभावना बनी हुई है। और हमारी इस मशीनें जो है अपनी निजी संपत्ति हैं जो कि हम लोग कर्जा लेके जो है बैंकों से निकाल रखी है और कर्ज का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोकल प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा है। अगर भविष्य में कोई भारी क्षति या भारी नुकसान हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि उन्होंने और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। पहला दल विगत हल्द्वानी से रवाना हुआ है। पहले दल में 19 श्रद्धालु शामिल हैं जो कि रवाना हुए हैं और पहले दल में जैसे कि हमने आपको बताया 19 दल जो हैं विगत हल्द्वानी के लिए रवाना हो चुके हैं। आदि कैलाश और जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह है और इस बार जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई उसके चलते भारी तादाद में श्रद्धालु यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के एक मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मानस खंड की बात की थी, तब से पूरे देश के ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा सौभाग्य ये भी है कि जो बहुत लंबे समय से हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी वो भी इस साल से प्रारंभ होने जा रही है और उसमें भी जो है कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है वो एक तरह से अपने चरम पर है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।